नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं अल्टीमेट ट्रेडर 369 के अंदर। मैं हूं पिंटू को। काफ़ी समय पहले से मैं ये डिस्कस कर रहा था, हालांकि कोई नोटिस किया कि नहीं किया वो मुझे को पता है नहीं। चलो एक बार दिखा देते हैं कब से अपन ये डिस्कस कर रहे हैं। अपन ये चीज़ डिस्कस कर रहे हैं मोटा मोटा जून 14 2024 से। क्या डिस्कशन चल रही है? रिटेलर सफाई अभियान, पहले कैपिटल बचा लो वरना साफ हो जाओगे। बात अगर समझ में आ रही है तो अभी रिसेंट में अपना जो सेबी है, सेबी ने डिक्लेयर किया है कि जो लॉट साइज है एफएनओ डेरिवेटिव मार्केट, उसकी जो 5 लाख है औसत प्राइस, उसको बढ़ा के 20 लाख 30 लाख करने की ये इच्छा सेबी ने बोला है। हालांकि अभी उस पर एक्शन कुछ हुआ नहीं है, तो होने वाला है। तो आइए इसी बात पे चर्चा करेंगे आज की कि क्या होने वाला है, किस तरीके से होने वाला है, दुनिया में क्या हल्ला गुल्ला हो रही है और किस तरीके से हम लोग समझ रहे होते हैं। अगर आपकी कोई राय होएगा तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बोल सकेंगे, कमेंट जरूर करिएगा। हर कोई यही बात बोल रही है। फिलहाल चलो अपन बनाते हैं अपना ही धुन, अपना ही मस्ती में। हम है रिटेलर और रिटेलर की हो रही है सफाई, सेबी कर रही है सफाई। काफ़ी पहले से ही सेबी ये प्रोसेस चालू कर चुका था, अब एग्जीक्यूट होने के लिए डिक्लेरेशन कर रही है। लेकिन उसकी क्या इम्पैक्ट और साइड इम्पैक्ट क्या होने वाला है उसको भी अपन आज की वीडियो के अंदर समझ लेंगे। तो फिलहाल यहाँ पे जो भी टेक्निकल वेक्निकल है वो सारी चीज़ गायब, चार्ट कैंडल सब चीज़ गायब, टेक्निकल एनालिसिस फंडामेंटल एनालिसिस सभी एनालिसिस गायब। करते हैं आज एनालिसिस सेबी की। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेबी? चलिए आइए एकदम डिटेल तरीके से समझ लेते हैं। सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। नाम में है सिक्योरिटी, काम है एक्सचेंज वाला जहां पे लेन देन होएगी, और उसका बना के बैठे हैं बोर्ड और भारतीय सरकार का सेबी। अभी सेबी जो है ये क्या करता क्या है? सेबी रूल एंड रेगुलेटरी उसको निर्धारण करता है। चलो अच्छा है। अब आपको पता है कि नहीं पता, मुझे नहीं पता, मेरे को जो पता है उसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सेबी क्या करता है? मार्केट, शेयर बाजार, उसको कंट्रोल करने की कोशिश करता है। कैसे? अब हम लोग जानते हैं मार्केट सेगमेंट के बारे में कि मार्केट के अंदर सेगमेंट है कैश। कैश सेगमेंट बोले तो वो जो इक्विटी स्टॉक्स है वो है कैश सेगमेंट। अब कैश पे आप एक शेयर बाई करो, 5 शेयर बाई करो, उसको लंबा समय तक होल्ड करो, तो वो है कैश मार्केट। इक्विटी मार्केट जहाँ पे इक्विटी की शेयर्स होती है वो कहलाता है कैश मार्केट। अब हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे अपन एक एग्जाम्पल के हिसाब से कोई शेयर का नाम ले लेते हैं टाटा। अब टाटा का आप शेयर ले रहे हो, टाटा मोटर मान के चलो, टाटा मोटर की आप शेयर परचेस करते हो। वो शेयर आप चाहो तो एक क्वांटिटी बाई करो, 2 क्वांटिटी बाई करो, जितनी आपकी कैपिटल है उस हिसाब से आप टाटा की शेयर्स बाई करेंगे। फिर उसको आप होल्ड करेंगे, कुछ लंबा समय तक रखने की कोशिश करेंगे। सिंपल सी बात है, जब तक कि आपकी प्रॉफिट ना आए तब तक आप काटोगे नहीं, जब तक लॉस देगा रखे रहेंगे। कैश सेगमेंट के अंदर में कोई लफड़ा सेबी ने नहीं डाला। अब सेबी ने जो लफड़ा डाल के रखा है वो है डेरिवेटिव मार्केट। अब डेरिवेटिव क्या होता है? ये डेरिवेटिव मार्केट या डेरिवेटिव आखिर है क्या चीज? DERIVATIVE डेरिवेटिव, डेरिवेटिव मार्केट। इसके अंदर में सेबी ने कर दिया बवाल। क्या बवाल किए? कैश मार्केट में आप टाटा की शेयर, 1 शेयर 2 शेयर, जो भी मार्केट प्राइस है उसमें आप बाई करो, होल्ड करो, रखो। ये फंडा में सेबी ने अपनी नाक नहीं गलाया। सेबी ने नाक गला दिया किस पे? कैश के नहीं, कैश की डेरिवेटिव पे। अब डेरिवेटिव क्या होता है? डेरिवेटिव को समझने के लिए आपको टाटा मोटर को समझना पड़ेगा। टाटा मोटर की मान के चलिए आपने 1000 शेयर बाई करके रखे हुए हैं। अब 1000 शेयर आपने परचेस किए हैं और आपको लग रहा है कि मार्केट नीचे गिर सकता है, लेकिन आप इस शेयर को
सेल नहीं करना चाहते, मतलब ये शेयर्स आपके हाथ में भी रहे और मार्केट गिरे और आपको नुकसान भी ना होए, उसके लिए जो इंतजाम है वो है डेरिवेटिव मार्केट। मतलब टाटा मोटर का कॉपी क्लोन बना देते हैं अपन कि टाटा मोटर की जो इम्पैक्ट होएगी उसकी क्लोन पे भी सेम टू सेम इम्पैक्ट होगा। तो कैश और क्रैश की क्लोन है डेरिवेटिव। अब टाटा मोटर अगर नीचे गिरेगी तो उसका क्लोन भी नीचे जाएगा, सिंपल सी बात है। तो आप क्या करेंगे, टाटा मोटर की जो शेयर आपके हाथ में है इसको आप सेल नहीं करोगे बल्कि आप इसको सेल करोगे। बात समझ में आ रही है? तो ये जो आपको नुकसान देगा गिरते हुए, इसकी जो भी लॉसेस होगी उस लॉसेस को कौन भरपाई करके देगा? ये डेरिवेटिव से भरपाई आएगी। तो सेबी की कहना अब इसी जगह पे है कि ये जो डेरिवेटिव है, इस डेरिवेटिव के अंदर में लोग जो पैसा लगाते हैं वो पैसा कुछ इस प्रकार से लग रही है कि लोग इस डेरिवेटिव को हेजिंग ना करके स्पेकुलेटिव बोले तो आपको पता होगा कि ये डेरिवेटिव जो है उसकी दो डिपार्टमेंट आता है। अगर पता नहीं है तो अच्छे से समझ लीजिए, काफ़ी काम की चीज़ डिस्कस कर रहे हैं। डेरिवेटिव की दो सेगमेंट आता है, एक होता है फ्यूचर बोले तो लॉट, ये चीज़ अच्छे से समझ लीजिए। फ्यूचर बोले तो लॉट, FUTURE फ्यूचर। और दूसरा है डेरिवेटिव का ऑप्शन। चलिए, ये दो चीज होती है डेरिवेटिव का फ्यूचर एंड ऑप्शन। यहाँ पे हो रही है बवाल। लोग किसी चीज को कुछ और चीज समझने की गलतफहमी यही से मारना चालू कर रहे हैं। और इस चीज को अगर आप अच्छे से समझ जाएंगे तो आप एकदम बिल्कुल रिलैक्स और चिल हो जाएंगे। बात अगर समझ में आ रही है तो मैं जो बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, कितना इफेक्ट होएगा, कितना काम करेगा, ये सारी चीज आज के इस वीडियो के अंदर अपन खत्म करेंगे लफड़े को। तो डेरिवेटिव, कैश मार्केट से डेरिवेटिव होती है टाटा मोटर का जो इक्विटी शेयर्स है उसको अगर परचेस करते हो और आपको लगता है कि मार्केट गिरेगा, उस शेयर्स की दम पे आप क्या करते हो, डेरिवेटिव को सेल कर देते हो। ये जितना गिरेगी इसमें लॉस होएगा और इसमें जितना गिरेगा उतना प्रॉफिट आएगा, मतलब आप एक तरीके से हेजिंग हो जाते हो। तो डेरिवेटिव की इसलिए क्रिएशन हुई है कि बंदा हेजिंग कर पाए। अब हेजिंग के अंदर में दो डिपार्टमेंट और आता है, एक आता है फ्यूचर, दूसरा आता है ऑप्शन। अब फ्यूचर एंड ऑप्शन, इन दोनों चीज को ही लोग डेरिवेटिव जानते हैं, लेकिन डेरिवेटिव के इसके अंदर की जो फिल्टरेशन है ये बहुत सारे लोग नहीं जानते, यहीं पे हो रही है गड़बड़ी। अब सेबी ने जो बोला है कि अगर आप डेरिवेटिव के अंदर काम कर रहे हो तो एक तो आपके पास माल पड़ा हुआ है, उस पोजीशन को आप हेज कर रहे हो, तो आपके पास शेयर्स है, उसी के हिसाब से डेरिवेटिव को आप क्या कर रहे हो, शॉर्ट कर रहे हो, बेच रहे हो। अब अगर आप इस जगह पे इस चीज को 5 लाख रुपया पे बेच रहे थे, 5 लाख, तो अब आपको वो चार्जेस बढ़ाने होंगे कितने, 20 to 30 लाख। बात अगर समझ में आ रही है तो डेरिवेटिव के अंदर जो हेजिंग कर रहे थे 5 लाख रुपया लग रही थी, उनको अब लगेगा 20 लाख। अब ये जो चीज है ये सीधा इम्पैक्ट डालता है फ्यूचर पे। बात समझ में आ रही है, ये सीधा इम्पैक्ट डालेगा फ्यूचर पे। अब इसकी ऑप्शन पे क्या इम्पैक्ट आएगा उसको समझना पड़ेगा। फ्यूचर पे अगर आप काम कर रहे थे तो फ्यूचर में क्या हो रही थी कि मान के चलो टाटा मोटर की एक शेयर अगर आपने बाई करके रखे हुए हो तो वो आप एज ए कैश मार्केट इक्विटी होल्डर काउंटेबल होते हो। अगर आपने डेरिवेटिव जो कि फ्यूचर है, फ्यूचर की एक रूल है वो है लॉट बोले तो आपको बंडल लेना पड़ेगा, लॉट होएगी। और लॉट का क्या होता है, एक साइज होती है, लॉट साइज फिक्स। अब इस जगह पे जो चीज है ZIC, लॉट साइज, स्पेलिंग उल्टा लिखा है सर, साइज SIZD, लॉट का होएगा साइज। अब इस चीज को हम लोग कुछ इस प्रकार से समझ लेते हैं कि मान के चलो
अगर अपन एक पेन खरीदते हैं तो उसकी दाम कितनी होएगी? 5 टका। अब हम लोग रिटेल दुकान से जाते हैं तो वहां पे बोलते हैं भैया अपने को एक डजन चाहिए, 12 पीस का बंडल चाहिए, तो कितने की आएगी? तब दुकानदार बोलता है कि ये रिटेलर प्राइस आएगी तब 3.5 टका, प्राइस डिक्रीज हो जाएगी। ठीक, तो उसी तरीके से टाटा मोटर की अगर एक शेयर अगर आप बाई मारते हो तो उसकी जो मार्केट प्राइस है आपको वही देना होगा। लेकिन डेरिवेटिव के अंदर अगर आप जाते हो और फ्यूचर की लॉट होती है, मतलब बंडल उठाते हो, और सेबी उस बंडल को डिसाइड करके देता है कि कितने की बंडल होएगी। अब लेट से मान के चलो 1000 की बंडल है, 1000 का क्या है? बंडल है। इस बंडल को अगर आप बाई मारते हो तो मार्केट प्राइस अगर 5 रुपया चल रही है तो यहाँ पे बंडल जैसे ही आप परचेस करते हो उसके लिए 3.5 रुपया डिसीजन में आती है, 3.5। तो यहाँ से अगर आप 1000 क्वांटिटी खरीदेंगे तो आपको लगेगा 5000, यहाँ से अगर खरीदेंगे तो आपको लगेगा कितना? 3500। बात समझ में आ रही है? अब सेबी ने जो रूल नियम लागू लेके आ रहे हैं वो है डेरिवेटिव पे। अब सेबी जो बोल रही है कि आप जो 3.5 टका में यहाँ से बाई कर रहे थे ये अब नहीं कर पाओगे, इसके बदले में आपको देना होगा इसकी 4 गुना। अगर मार्केट रेट 5 टका है तो आप सीधी सीधी कैश मार्केट में जाओ, 1000 क्वांटिटी टाटा मोटर को वहां से बाई कर लो कैश मार्केट से। डेरिवेटिव पे अगर काम करने हैं तो जो अभी 3.5 टका में खरीद रहे थे उसको देना पड़ेगा 4 टाइम्स ज्यादा। भाई ऐसा क्यों? अब ऐसा क्यों, और डेरिवेटिव में ही क्यों, और फ्यूचर में क्यों? ऑप्शन में क्या इम्पैक्ट आएगा वो अभी तक क्लियर नहीं है, हालांकि मेरे को जितना समझ आ रही है मैं उतना तो आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पे तब जाके आपको ये चीज पड़ेगी 14 रुपया। बात समझ में आ रही है? मार्केट प्राइस चलेगी 5 टका, डेरिवेटिव में काम करोगे उसी चीज को खरीदोगे 14 टका, मतलब हेजिंग हो जाएगी अब महंगा। कहानी कुछ इस प्रकार से हो जाएगी कि हेजिंग हो जाएगी महंगा, अब रिटेलर उस पे एंटर नहीं कर सकते। अब इसी चीज को सेबी क्या बोल रही है कि रिटेलर की भलाई के लिए कर रहे हैं। बाबू रिटेलर की भलाई कब से करने चालू कर दिए तुम? रिटेलर की भलाई कैसे हो सकती है? जिस चीज को रिटेलर 3.5 टका में परचेस कर रही है उसी चीज को रिटेलर को खरीदने के लिए लगेगी 14 टका। ये रिटेलर की भलाई है। ये एक तरीके से रिटेलर को मार्केट में एंट्री ना देने की सोची समझी साजिश है। और ऊपर से ऐसा चीज है लॉजिकल, इसको हम लोग इस प्रकार से समझ लेते हैं कि मैं आपको प्रसाद खिलाने के बहाने बोल रहा हूँ ये प्रसाद है, भगवान की पूजा की करी हुई प्रसाद है, इसको खा लो बहुत अच्छा होएगा, आपकी कल्याण होएगी, लेकिन प्रसाद के अंदर डाल दिए जहर। समझे? तो वो प्रसाद प्रसाद के जैसा काम करेगा कि वो प्रसाद जहर के जैसा काम करेगा। तो सेबी सोच रहे हैं कि अभी जो रिटेलर ट्रेडर है वो बुड़बक टाइप के है, अभी भी इनको एडुकेशन कुछ मिला नहीं, हम कुछ भी अनाप शनाप बकवास करते जाएंगे और ये बेचारे रिटेलर हाथ पांव बंधे हुए हैं, क्या कर लेगा? तो ये सोच समझ रहे हैं। तो इस जगह पे सभी रिटेलर लोगों को जो चीज करना चाहिए, अगर सेबी ये रूल लेके आता है, हालांकि अभी भी ऐसे कुछ डिक्लेरेशन नहीं हुआ, सिर्फ न्यूज फैली हुई है कि डिक्लेरेशन होएगी या सोच विचार चल रही है, तो अभी घबराने जैसा नहीं है। जब घबराने जैसा होगा तो तब रिटेलर क्या करेगा, वो क्या करेगा हम वो भी बोल देंगे। तो फिलहाल ये हेजिंग पोजीशन नहीं हो सकता है। अगर आपके पास क्वांटिटी होगा और उसी की डेरिवेटिव के अंदर आप हेजिंग करने जाओगे, जितना पैसा कैश में लगेगा उससे 4 गुना पैसा डेरिवेटिव पे लगेगा, मतलब आपकी हेजिंग पोजीशन तो खत्म हो गई। तो आप चाह के भी हेज नहीं हो सकते। तो एक तरीके से कैश मार्केट पे भी इम्पैक्ट आएगा, दूसरा डेरिवेटिव मार्केट पे इम्पैक्ट आएगा, तीसरा फ्यूचर की जो लॉट साइज है और जो कैपिटल है उसमें रिटेलर वेरियर हो जाएगा। तो अगर मार्केट के अंदर रिटेलर ऑपरेटर ये दो ही चीज है, रिटेलर अगर आउट हो गए तो बाकी बचे रहेंगे ऑपरेटर। अब ऑपरेटर 2 टाइप्स के होते हैं। ऑपरेटर होते हैं आपके FII एंड DII। अभी इस चीज को हम लोग समझ लेते हैं। FII बोले तो फॉरेनर इन्वेस्टर, मतलब अपने कंट्री के वो है नहीं, किसी बाहर वाला कंट्री जो कि अपने कंट्री के अंदर में मार्केट में पैसा लगाता हो, उनको भी प्रॉफिट चाहिए होता है, तो वो होते हैं FII। दूसरा होते हैं DII, डोमेस्टिक इन्वेस्टर।
अब डोमेस्टिक इन्वेस्टर जो बोले तो जितने भी बैंक्स है वो है DII, फिर LIC हो गई वो DII, तो ये रहेंगे मार्केट में क्योंकि रिटेलर हो जाएंगे साफ, क्योंकि उतना कैपिटल रिटेलर के पास होगा नहीं, तो मार्केट के अंदर होंगे बस FII एंड DII, वही मार्केट को हिलाते हैं। एक्चुअली अब भी हिलाते हैं, तब भी वही हिलाएंगे, उनकी हिलाने से हिलती है मार्केट। मतलब खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियां, और खिड़कियों के खड़कने से कहाँ खड़कता है खड़क सिंह, तो इस तरीके की चीज होगी। तो जो फ्यूचर है उस पर तो डायरेक्ट इंपैक्ट आएगा। अब सवाल रहेगा ऑप्शन। अब ऑप्शन के अंदर किस प्रकार की इंपैक्ट आ सकती है उसको हम लोग समझते हैं। अगर फ्यूचर पे लॉट साइज की ऊपर, अब फ्यूचर की जो लॉट है वो होएगी साइजिंग में प्लस, अभी जो निफ्टी है वो चल रही है 25 की लॉट, अगर इसको 4 गुना कर देंगे तो लॉट साइज कितनी होएगी, तब हो जाएगी 100 की लॉट। अगर 100 की लॉट है और उस समय प्रीमियम अगर 100 चला तो तब आपकी कैपिटल लगेगा 10,000। बात समझ में आ रही है? तो 10,000 डाल के एक ऑप्शन अगर आप बाय करते हो, अब वो फ्यूचर में बाय करो या बाबू वो ऑप्शन में बाय करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कैपिटल आपकी उतना ही लगेगी। अब ऑप्शन के अंदर, फ्यूचर के अंदर क्या होता था, कॉन्ट्रैक्ट रोल ओवर हो जाती। ये मान के चलो 1 महीने के लिए, 1 मंथ के लिए आपने फ्यूचर बाय कर लिए हो और वो इस महीना प्रॉफिट नहीं दिया, तो उसको आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, रोल ओवर कर सकते हो नेक्स्ट मंथ के, जब तक प्रॉफिट नहीं देखता आप उसको कैरी रोल ओवर करते चलो, ठीक है, कभी ना कभी तो प्रॉफिट आएगा ही। लेकिन ऑप्शन में यह चीज नहीं है, फ्यूचर में यह मंथली कॉन्ट्रैक्ट है जिसको आप रोल ओवर कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, ये फैसिलिटी फ्यूचर में है, बट ऑप्शन में ये फैसिलिटी नहीं है। इस महीने एक्सपायरी होएगा बोले तो होएगा, और उस दिन चाहे आपको पैसा मिले या ना मिले, वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म बोले तो उसको कोई रोल ओवर कुछ नहीं कर सकते, कैपिटल 0। बात समझ में आ रही है? तो ये है ऑप्शन और फ्यूचर की डिफरेंट। फ्यूचर रोल ओवर होता है, ऑप्शन नहीं होता है। उस महीने की कॉन्ट्रैक्ट खत्म बोले तो खत्म, उस दिन या तो वो 0 हो जाएगी या फिर जिस भी प्राइस को, स्ट्राइक प्राइस को आप सिलेक्ट करते हो, वो प्राइस अगर आ गई तो आप हीरो हो जाओगे। तो ये यहां से शुरू होता है हीरो एंड जीरो। तो हीरो एंड जीरो के अंदर में सेबी ने लगाने की कोशिश की है बैंड। तो अब ये जो हीरो जीरो कॉन्सेप्ट है, इसको पैदा किसने किया? इसको पैदा भी सेबी ने ही किया। जितने भी अभी आप देख रहे हो लफड़े, सारे लफड़े की जड़ है सेबी। अब सेबी ने कैसे लफड़ा पैदा किया उसको अगर समझने हैं तो आपको थोड़ा पुराना प्लेयर के साथ बात करना पड़ेगा, जो कि 5-6 साल से स्टॉक मार्केट के अंदर ट्रेडिंग करता है। यह 5-6 साल से वो ट्रेड के अंदर की न्यूज, खबरा खबर, ये सारी चीज पता रखता हो। तो सेबी है सारे लफड़े के जड़, वो है कैसे? क्योंकि सबसे पहले एक ही कॉन्ट्रैक्ट हुआ करता था, वो कॉन्ट्रैक्ट था मंथली कॉन्ट्रैक्ट। चाहे आप फ्यूचर करो या फिर आप ऑप्शन करो, एक ही कॉन्ट्रैक्ट हुआ करता था, वो कॉन्ट्रैक्ट था मंथली कॉन्ट्रैक्ट। अब ये मंथली कॉन्ट्रैक्ट जो महीने की, हर महीने के लास्ट गुरुवार होगा उस दिन वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता था। उस कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार आप फ्यूचर बाय करो, नो प्रॉब्लम, आप उस महीने के हिसाब से ऊपर जाएगा कॉल लेके बैठ जाओ, नो प्रॉब्लम। आपको अगर लगता है कि वहां से मार्केट गिर जाएगी तो आप पुट लेके बैठ जाओ, नो प्रॉब्लम, कोई स्पेकुलेशंस कुछ भी नहीं था। लेकिन सेबी ने डिसाइड किया कि ये महीने के अंदर ट्रेडर लोग जो एंट्री मारते हैं, ये एक बार एंट्री मारते हैं और लास्ट पे एक ही एक्सपायरी है, तो अपने को उतना रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा है, मतलब टैक्सेस नहीं मिल रही है, ब्रोकरेज नहीं मिल रही है, मार्केट में वोलेटिलिटी नहीं है, वॉल्यूम नहीं आ रही है। तो ये सेबी ने क्या किया कि हर वीक में एक्सपायरी लेके आ गए, वीकली एक्सपायरी, के हर हफ्ते क्या होएगा, वीकली एक्सपायरी होएगी। ये वीकली एक्सपायरी किसने लेके आया? सेबी। 4 हफ्ते से वीक बनेगी तो 4 एक्सपायरी होगी, प्लस ये मंथली भी रहेगा, तो टोटल कितना एक्सपायरी हो रही है? 5 एक्सपायरी। बात समझ में आ रही है? टोटल 5 नहीं बाबू, 4 ही एक्सपायरी आ रही है। क्यों?
क्योंकि इसके पीछे की जो रीजन है उसको समझ लेते हैं कि पहले तो सिर्फ लास्ट में एक्सपायरी होती थी, मतलब चौथा एक्सपायरी होती थी, लेकिन उससे पहले जो 3 एक्सपायरी थी वो निल जा रही थी, 0 हो रही थी। अब वहां पे हर वीक एक्सपायरी करेंगे तो 1 महीने के अंदर 4 ही होंगे, 5 एक्सपायरी नहीं होता है। तो चलो 4 एक्सपायरी होंगे, 4 एक्सपायरी होंगे तो क्या लास्ट एक्सपायरी के दिन या तो कॉल की भाव बहुत बढ़ जाती थी या फिर पुट की भाव बहुत बढ़ जाती थी। तो जिस साइड की प्रीमियम लगती है वो या तो 0 हो जाता था और ऑपोजिट साइड हीरो हो जाता था। अब गवर्नमेंट ने, सेबी ने जैसे ही इसको 4 वीकली एक्सपायरी कर दिए तो सटोरी लोग आ गए और हर हफ्ते के अंदर सट्टा खेलना चालू कर दिया। अब सटोरी लोग हर हफ्ते के अंदर क्या सोच लेके आते हैं कि चलो डाल देते हैं 500, या तो 500 क्या होएगा 0 हो जाएगी, 500 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, या 500 के पीछे एक 0 और लग जाएगी। तो सीधा सीधा क्या चीज बन गई, स्पेकुलेशन। क्रिएट किसने किया, क्रिएट किया सेबी ने। अब ये चीज जैसे ही क्रिएट सेबी ने किया, उस समय सेबी क्या घास चढ़ने गया था, क्या सेबी के दिमाग में बुद्धि नहीं थे, या फिर सेबी के अंदर में जो बैठे कुर्सी में बैठे बड़े बड़े ट्रेडर लोग, इन्वेस्टर लोग, इकोनॉमिस्ट, जो मर्जी वो कह लो, वो क्या चरस गांजा मार के फुक्के बैठे हुए थे, नहीं। उन्होंने अपनी रेवेन्यू जनरेट करने के लिए ये विंडो खोल दिए लोगों के लिए कि हर हफ्ते ऐसे होंगे। अब उस विंडो को खत्म करने के लिए ये नया रूल लेके आ रहे हैं कि वोलेटिलिटी हाई हो गई, ये हो गई, वो हो गई, पहले तुम ही खोलते हो ये दरवाजे, तुम अपनी स्वाद के लिए कर लेते हो, तुम्हारी स्वाद पूरा हो गया। तो इस समय जब आप खोल रहे थे तब क्या रिटेलर के बारे में ऐसा नहीं सोचा? मार्केट की स्पेकुलेशंस कितनी बढ़ जाएंगे नहीं सोचे, वोलेटिलिटी कितनी होंगे नहीं सोची। जब आप रियल में वोलेटिलिटी आ रही है, आपको रेवेन्यू मिल रहा है, तब रोना धोना क्यों चला रहे हो कि रिटेलर की भलाई के लिए कर रहे? किस दिन रिटेलर के भलाई के लिए आपने सोचे थे? तो ये जो बवाल खड़ा किया, ये सेबी ने खुद से बवाल खड़ा किया, क्योंकि किसी रिटेलर ने सेबी को नहीं बोला होगा कि वीकली के अंदर में आप ये कार्ड करो, हर हफ्ते की एक एक्सपायरी लेके आ जाओ। अब कहानी में ट्विस्ट पॉइंट ये है, जो अपना निफ्टी है वो हर गुरुवार के दिन एक्सपायरी होएगी, निफ्टी की गुरुवार एक्सपायरी होएगी, बैंक निफ्टी की बुधवार एक्सपायरी होएगी, फिर निफ्टी की मंगलवार, ट्यूसडे, ऐसे करके हर मतलब वीक के अंदर पांचों के पांचों दिन, किसी दिन सेंसेक्स, किसी दिन बैंक निफ्टी, किसी दिन निफ्टी, ऐसे करके इन्होंने पूरा मार्केट की सत्यानाश करके रख दिया। किसने? सेबी ने। अब पूरा सिस्टम पूरा बिगड़ गया है। अब उस सिस्टम को ये टैकल नहीं कर पा रहे, क्योंकि इनकी जो सर्वर है वो ठप हो रही है, और जो ट्रेडर लोग है वो पैसा लगाने के बाद सर्वर अगर क्रैश करता है तो ट्रेडर की पैसा, सिंपल सी बात है, राइट टाइम पे काट नहीं पाएंगे तो उनकी ऑप्शन 0 हो जाएंगे, तो उनकी भी लॉसेस ही होगा। तो ये बाबू लोग क्या कर रहे हैं, सीधी बात को सीधी तरीके से पब्लिक के सामने लेके ना आके ये लोग घुमा के पब्लिक को चिपका रही है कि हम लोग तुम्हारे भलाई के लिए कर रहे हो। अगर हम लोग अपने भलाई के लिए तुम कर रहे हो, ये रहा मार्केट, ये क्या है, ये रहा मार्केट। यहाँ पे रिटेलर को अगर आने से ही बंद कर देंगे तो रिटेलर का ना लॉस होगा ना रिटेलर का प्रॉफिट होगा, और रिटेलर को नेट में ना लॉस मिलेगी ना प्रॉफिट मिलेगी, आउट रिजल्ट 0 रहेगी। तो रिटेलर को ये मार्केट में एंट्री मारने दे नहीं रहे हैं, खास करके डेरिवेटिव सेक्टर के अंदर, और रिटेलर को बाय डिफॉल्ट घुसना पड़ेगा एक ही सेक्टर के अंदर, वो होगा कैश। बात अगर समझ में आ रही है तो यही है रिटेलर की आने वाला भविष्य, जिसके अंदर रिटेलर हो जाएंगे ऑप्शन ट्रेडिंग से साफ। तो रिटेलर सफाई अभियान इस तरीके से चलने वाला है। रिटेलर बुड़बक टाइप के लोग अभी भी अगर समझ नहीं पा रहे हो, सेबी को अगर समझ रहे हो माई बाप, तो सेबी है ऐसा कुछ कि आपके पास है मुर्गी और उसको सेफ्टी देने के लिए लोमड़ी के पास आप अपनी मुर्गी को गिरवी रख के आते हो कि लोमड़ी भैया मेरे मुर्गी को तुम देख के रखना, और लोमड़ी मुर्गी खाने में एक्सपर्ट। बात समझ में आ रही है? राक्षस को रखवाला समझने की गलती कौन करता है? रिटेलर करता है। रिटेलर इतना ही बुड़बक और उल्लू है, रिटेलर को कितना ही समझाओ, जब तक ठोकर खाएगा नहीं तब तक समझ आएगा नहीं। तो चलो रिटेलर बाबू लोग, जो जो आपकी समझ में है वो कमेंट करके डाल देना। फिलहाल ये सारे चीज मेरी पर्सनल है, मैं ये चीज किसी के ऊपर थोपने वाला नहीं हूँ, ये सारे चीज मेरी पर्सनल है। अब सेबी हो या बेबी हो या डेवी हो, उससे अपने को कोई लेना देना नहीं। अगर पैसा होगा
जेब में तो राजा बनेगा कोई भी। तो अपन वापस आ गए हैं चार्ट पे, लाइन लेवल एक्टिवेट कर दिया। जिस दिन होगा ये रूल उस दिन अपन करेंगे उसकी लूप होल्स पता। मतलब अगर ये गवर्नमेंट की नियम है तो उस नियम के कुछ सॉल्यूशंस भी होंगे, लूप्स है तो लूप होल्स भी होंगे। उस हिसाब से अपन डिसाइड करेंगे कि कैसे, अगर फ्यूचर एंड ऑप्शन में काम करेंगे तो कैसे, वरना फ्यूचर ऑप्शन को लात मारेंगे, इक्विटी में घुसेंगे तो मल्टीवेगर ढूंढेंगे सीधी सीधी। शेयर बाजार की रोड कोई बंद नहीं कर सकता है, चाहे कितना ही कोशिश क्यों ना करे। और ये सेबी भी पछताएगा, लिख लो इस बात को, अगर ये नियम लागू करता है तो सेबी पछताएगा, क्योंकि रिटेलर नहीं होगा, सिर्फ ऑपरेटर किसी की बैंड नहीं बजाएगा। मार्केट एक तरीके से साइडवेज के जैसा हो जाएगी, क्योंकि दो प्लेयर एफआईआई और डीआईआई दोनों बराबर बराबर टाइप के करोड़ों के फंड रखते हैं, और एफआईआई डीआईआई दोनों मिलकर ऑपरेटिंग सिस्टम तैयार करते हैं जो कि रिटेलर की खून चूसते हैं। जब रिटेलर होगा ही नहीं तो किसकी खून चूसेगा, एफआईआई और डीआईआई। और सेबी अगर यह नियम लेके आता है, रिटेलर तो अगर बच भी गए तो मार्केट की हालत खराब हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? तो इंडियन मार्केट के ऊपर काफी बुरी इंपैक्ट पड़ने वाला है सेबी के वजह से, जिसकी बुरी इंपैक्ट 4 वीक में एक्सपायरी, हर सेगमेंट की अलग अलग दिन की एक्सपायरी, उसकी सजा भुगत रही है। आगे आने वाला समय में अगर ये चीज बंद कर दिए तो इसकी भी सजा भुगतेंगे सेबी। और अगर सेबी को सही ढंग से रिटेलर को कुछ मदद करना है या मार्केट के अंदर स्पेकुलेशंस को बंद करने हैं तो ये हर दिन एक्सपायरी और हर हफ्ते एक्सपायरी, इसको बंद करना पड़ेगा, मार्केट अपने आप से ठीक हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं ये मेरी दिमाग की सोच समझ आपको कैसा लगा वो कमेंट बोल सकते हो, या फिर क्या करने से सेबी को फायदा होगा या रिटेलर भाई लोगों की पास फायदा होगा वो भी कमेंट करके बोल सकते हो। तो दोस्तों ज्यादा लंबा चौड़ा वीडियो बनाने है नहीं, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक सेबी के पास जाओ, रोना धोना करो। अगर सेबी आपकी बात सुन के आपकी माननी मानता है तो बढ़िया रहेगा, वरना मेरे टाइप के बन जाओ। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, गुड बाय, धन्यवाद।